भारत जैसा विशाल भूखंड वाला और भौगोलिक विविधता वाला देश कैसे एक राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हुआ। इसके प्रारंभिक समय में क्या एक ही राष्ट्र था। तो यह प्रारंभ में मतलब कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये एक राष्ट्र के रूप में नहीं था, बल्कि यह कई छोटे-छोटे क्षेत्रों में बँटा हुआ था। क्षेत्र के विभिन्न शहरों का नाम जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर काबुल, तक्षशिला, पाटलिपुत्र ये प्रमुख शहर थे। लेकिन प्रमुख शहरों के साथ-साथ ये जो थे भारतीय उपमहाद्वीप जो था कई महाजनपदों में कई क्षेत्रों में बँटा हुआ था, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। इन महाजनपदों का नाम निम्नलिखित प्रकार से देख सकते। ये महाजनपद थे कंबोज, कुरु, कौशल, भज्जी, अंग, मगध, कौशल, चेदी आदि। ये कुल मिलाकर 16 महाजनपद थे और ये 16 महाजनपदों में से एक प्रमुख महाजनपद था मगध, जो कि आज के दक्षिण बिहार वाले क्षेत्रों में पड़ता है। ये है मगध और इसी के यही जो था यहाँ के स्थानीय शासकों ने पूरे भारत को एक क्षेत्र में बांटने का काम, एक क्षेत्र में एकीकृत करने का काम किया। ये इसकी शुरुआत 4वीं सदी ईसा पूर्व में शुरू हो जाती है, जब नंद वंश के शासक धनानंद ने भारतीय क्षेत्र में अत्याचार शुरू किया। धनानंद जो कि क्रूर शासक था, क्रूर और यातायाती शासक था। उसी समय 345 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य रखा गया था। यह आगे जाकर भारत का शासक बना, लेकिन इसे भारत का निर्माता भी कहा जाता है। 345 में ईसा पूर्व में जन्मे इस बच्चे को मेगास्थनीज, प्लूटार्क सभी इतिहासकारों ने इसे सेंड्रोकोट्स की उपाधि दी है, जो कि प्राचीन काल के इसे सेंड्रोकोट्स कहा गया है प्राचीन इतिहास लेखों में। लेकिन बाद के आधुनिक इतिहासकारों ने इसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य से तुलना की, सेंड्रोकोट्स को चंद्रगुप्त मौर्य कह दिया। भारतीय इतिहासकारों ने भी इसका नाम चंद्रगुप्त ही बताया है। इस बालक ने अपनी कड़ी मेहनत करते हुए चाणक्य नामक एक प्रसिद्ध व्यक्ति को प्रभावित किया। चाणक्य ने इसे भारत का शासक बनाने का प्रण लिया, और जब उसका धनानंद के दरबार में उसका उपहास किया गया था, तो इसीलिए उसने प्रण लिया था कि वह किसी अन्य को भारत का शासक बनाएगा। और इसी से प्रण लेते हुए उसने चंद्रगुप्त मौर्य को चुन लिया और चंद्रगुप्त मौर्य को ले जाकर तक्षशिला में शिक्षा दी और उसे युद्ध कौशल में पारंगत बनाया, युद्ध कौशल की सारी विद्याएँ सिखाई। और धीरे धीरे उसने भारतीय साम्राज्य पर विजय करने के तरीके भी बताए चंद्रगुप्त मौर्य को। और दोनों ने युद्ध के साथ साथ रणनीतिक कौशल के माध्यम से कश्मीर के पर्वतक राजाओं से भी संधि कर ली, और पर्वतक राजाओं से संधि करते हुए मगध की तरफ बढ़ा और मगध को विजय करते, धनानंद की हत्या करते हुए 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया। 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठने के बाद इसने संपूर्ण भारतीय क्षेत्र को 60,000 सैनिकों की सहायता से पैदल रौंद दिया। संपूर्ण भारत को अपना एक राज्य में मिला लिया। अर्थात इससे पहले जो भारत कई हिस्सों में बटा हुआ था, इस समय सबसे प्रथमतः एक अखिल भारतीय साम्राज्य का जन्म हुआ। इसने प्रधानमंत्री चाणक्य को बनाया और इसके साथ सभी कार्य करते रहते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य जो था, चाणक्य ने इनके साम्राज्य से जुड़ा हुआ अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। चाणक्य जो कि सबसे प्रसिद्ध जानकारी देने वाला है। इसी समय 305 ईसा पूर्व में पश्चिम से सेल्यूकस निकेटर ने भारतीय साम्राज्य की ओर आगे हाथ बढ़ाया साम्राज्य को जीतने के लिए, लेकिन दोनों में घमासान युद्ध हुआ। लेकिन 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे पराजित करके संधि करने का बाध्य किया और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। बदले में कार्नेलिया का विवाह किया था। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य को 4 राज्य मिले, दहेज में 4 राज्य मिले, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान का 4 क्षेत्र मिले चंद्रगुप्त मौर्य को। और बदले में बहुत बड़ी संख्या में हाथी सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने तोहफे उपहार में दे दिया। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के दरबार में ही आया था। एपियानस भी उसी समय आया था। कुछ ही दिन बाद एपियानस जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी आया था, और मेगास्थनीज के बाद आया था यह सेल्यूकस निकेटर। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी और इसके मौर्य साम्राज्य के बारे में बताता है कि यहाँ पर काफ़ी शिक्षित लोग थे और समृद्ध लोग थे। यहाँ पर वाणिज्य व्यापार भी बेहतर तरीके से था। राजा का सम्मान भी काफ़ी बेहतर तरीके से किया जाता था। जब वे बाहर निकलते थे तो रैलियाँ निकलती थी, उनके सम्मान में हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक भी चलते थे और आगे पीछे उनकी महिलाएं अंगरक्षिकाएँ रहती थीं। और उनके हाथी के साथ साथ रथ भी सोने चांदी से सुसज्जित होते थे। हाथियों के आभूषण भी सोने और चांदियों के जैसे बहुमूल्य धातुओं से सुसज्जित होते थे। हाथी इनके सम्मान आगे पीछे दोनों तरफ रहा करती थी। इनके रैली के आगे पीछे तोते भी उनके चारों तरफ प्रहरी की तरह रखे जाते थे, ताकि दूर दूर तक वे देखकर और इशारा दे सके शासक को और उनकी रक्षा कर सकें। इसीलिए तोते उनके आसपास हमेशा उड़ते रहते थे। इस समय उनके आसपास स्त्री अंगरक्षिकाएं रहती थी। उनके खाने से पहले उनके विश्वास पात्र मित्र और मंत्री खाना खाते थे, तभी ये खाना खाते थे। ये एक ही कमरे में 2 रात तक लगातार एक कमरे में नहीं सोते थे, अर्थात बदल कर हमेशा हर कमरे में सोते रहते थे। मेगास्थनीज ने लिखा है कि इनका महल, पाटलिपुत्र में इनका महल विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था।
ये विशाल प्राचीर लकड़ी और पत्थरों से मिलाकर बनाए गए थे। ज़्यादातर महलों में लकड़ी का ही उपयोग होता था। राजा भी लकड़ी के महलों में ही रहा करते थे और काफ़ी सुसज्जित गलियां और भवन थे पाटलिपुत्र में। इनके महल की सुंदरता जो कि बाद में फाहियान ने भी देव निर्मित कहा है, क्योंकि काफ़ी विशाल था और भव्य था। काठ से ही बना हुआ क्या होने के बावजूद भी काफ़ी चमक प्रदान करता था। सदियों तक यह बना रहा। आज भी इसके अवशेष थोड़ा बहुत पटना कुम्हारा नामक स्थान पर मिल जाते हैं। इनकी सेना में 9,000 हाथी, 30,000 घुड़सवार और 3 लाख पैदल सैनिक थे, ऐसा मेगास्थनीज के साथ साथ एपियानस प्लूटार्क ने भी कहा है। 3 लाख सैनिक थे। इन्होंने संपूर्ण भारत को विजय किया था। पद यात्रा करते हुए 60,000 सैनिकों के सर्वोच्च सेनापति जो था उसको सेनापति कहा जाता था। सर्वोच्च सेना का अधिकारी को सेनापति कहा जाता था। जो कि युद्ध का नेतृत्व करता था उसे नायक भी कहा जाता था, जो अलग अलग टुकड़ियों को आगे ले जाता था। लेकिन 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण करके जैन गुरु भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण करके दक्षिण भारत के श्रवण बेलगोला में जाकर संलेखना पद्धति से अपनी जान दे दी और निर्वाण प्राप्त कर लिया जैन धर्म के पक्ष में 298 ईसा पूर्व में। दक्षिण में ही रहने के बाद उसके बाद उनका पुत्र बिंदुसार शासक बना। बिंदुसार जिसका अर्थ होता है बिंदुसार, जो कि आजीवक संप्रदाय का एक अनुयायी था। इसने पिताजी के जैन धर्म के विपरीत इसने आजीवक धर्म को अपनाए हुए था और आजीविकों से प्रेम करता था। इसने भारतीय भूभाग को जीता। जब बिंदुसार 16 राज्यों का विजेता है, अर्थात इसने 16 राज्यों को विभिन्न राज्यों को विजय किया था। और जब भी विद्रोह होता था तो यह अपने पुत्रों को दमन करने भेजता था। और अशोक जिसने कई सारे युद्धों का नेतृत्व किया था और विजय किया था। इसी के समय डाइमेकस राजदूत बनकर आया था। इसने सीरियन नरेश से शराब और मीठे अंजीर तो दे दिए सीरियन नरेश ने, लेकिन दार्शनिक देने से इनकार कर दिया। अब इसके मृत्यु के बाद सम्राट अशोक शासक बना। यह काफ़ी पहले तो काफ़ी क्रूर था, लेकिन बाद में जाकर जो बौद्ध सन्यासी बन गया। 137 वर्षों तक धीरे अशोक के बाद से 137 वर्षों तक धीरे छोटे छोटे शासक बने रहे। कई सारे 9 शासक बारंबार हुए, लेकिन उतनी प्रसिद्धि नहीं पा सके जितना चंद्रगुप्त से अशोक तक के राजाओं ने पाया था। धीरे धीरे शुंग वंश के शासकों ने इस वंश का पतन कर दिया। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में इस मौर्य के अंतिम शासक को समाप्त कर दिया और पुष्यभूति वंश की नींव रखी।